हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और सुपरफास्ट संडे लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स के सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। ये कोर्स 2 से 3 महीनों में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेंट होने की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए इलाज और सावधानी के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फॉर मॉनिटरिंग कंसल्ट की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक स्वीकार्यता को मामले में पीएम मोदी अब भी दुनिया के बाकी नेताओं की तुलना में नंबर 1 है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। सर्वे में वो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर आता है, जिसकी अप्रूवल रेटिंग 65% है। आपको बता दें कि अमेरिकी डेटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य में सरकारी नेताओं के लिए अप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगती दिखाई दे रही है। देश में लगातार चौथे दिन संक्रमण के 70,000 से कम केस दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,480 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 1,587 संक्रमितों को कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं बीते दिन 88,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कल 28,000 एक्टिव केस भी कम हो गए हैं। देश में लगातार 36वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई। वहीं अब तक देश भर में 26 करोड़ 89 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 32,59,000 टीके लगाए। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर हो रही कम। बीते 24 घंटे में 232 नए मरीजों की हुई पहचान। एक दिन में कोरोना से 38 लोगों ने गंवाई जान। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो रही है। लोगों में बढ़ रही जागरूकता और प्रशासन की सतर्कता की वजह से कोरोना को मात देने में लगातार सफलता मिल रही है। यही वजह है कि गुरुवार को झज्जर में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। यहां स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए लोग कोरोना को मात दे रहे हैं, जिसकी वजह से जिले में रिकवरी रेट भी बढ़ोतरी उसमें हुई है। डीसी श्यामलाल पुनिया के मुताबिक कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य प्रबंधन में वैक्सीनेशन और सैंपलिंग प्रक्रिया पर फोकस किया गया। तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। देश के 4 प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 27 पैसे और डीजल का दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया।
वहीं मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 8 पैसे और डीजल का दाम 95 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में आज पेट्रोल 96 रुपये 84 पैसे और डीजल 90 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 98 रुपये 14 पैसे और डीजल के दाम 92 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में शतक के निशान के करीब पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों और कस्बों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर महंगा बिक रहा है। दिल्ली दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के साथ भी हुई सीएम मनोहर लाल की बैठक। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार के कामों का ब्यौरा दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर निशाना साधा। कहा, गठबंधन सरकार के कार्यकाल में अब तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही। देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। शैलजा ने कहा कि सरकार जनता की नजरों में फेल है। किसान आंदोलन का समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि पुरानी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। 75% रोजगार का क्या हुआ। हरियाणा में गठबंधन सरकार के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि सरकार सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरने पर गृहमंत्री निविज ने पलटवार किया है। ने कहा कि हमें कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमने जनता को बताया है जो काम हमने किए हैं। हमारे काम को जनता भी देख रही है। तो वही किसान आंदोलन पर विज ने कहा कि किसानों और उनके नेताओं को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। सरकार ने कई दौर की बैठक करके उन्हें कई रास्ते बता दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड परिसर में जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोडिंग वाहनों के खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई की जाए, जिससे ओवरलोडिंग को रोका जा सके। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्हें गांववासियों की तरफ से शिकायतें मिल रही है कि ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से वहां की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से लोगों में काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला परिवहन अधिकारी से पंचकूला में वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की लागत को और कम करने की सलाह दी। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से लगातार छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस बार तो हालात ये बन गए हैं कि बिना एग्जाम के ही 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को पास किया जा रहा है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से 12वीं क्लास के लिए जो रिजल्ट या फॉर्मूला निकाला गया, उससे स्कूल संचालक ही नहीं बल्कि छात्र भी निराश हैं। स्कूल संचालकों का कहना है कि 10वीं और 11वीं क्लास की परफॉर्मेंस न शामिल की जाए, बल्कि जो स्टूडेंट 12वीं क्लास के दौरान तिमाही और अर्धवार्षिक एग्जाम दिए हैं, उनके आधार पर रिजल्ट तैयार होना चाहिए। कोरोना काल में जिन लोगों के परिजनों की मौत हुई और वे किसी कारणवश हरिद्वार में अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए, उनके लिए डाक विभाग ने पहल शुरू की है। डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ आईएमए सिरसा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बाधित रखी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया। डॉक्टरों की मांगे कि इलाज के दौरान डॉक्टरों पर होने वाले हमलों की निंदा करते हुए सुरक्षा की मांग।
आईएमए सिरसा के उप प्रधान डॉक्टर आशीष खुराना ने बताया कि मौजूदा हालात में चिकित्सक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बावजूद इसके डॉक्टरों पर हिंसात्मक मामले सामने आ रहे हैं, जो बेहद गलत है। जींद के निजी अस्पताल में आईएमए की कॉल पर शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई। फतेहाबाद में डॉक्टर्स भी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर पर हुए हमले पर सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है। गुलाचिका एसडीएम कार्यालय के पास स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। सीएमओ की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लिस्ट जारी नहीं की गई, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से लिस्ट जारी करने के बाद भी अधिकारियों ने कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करवाई। साथ ही उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही। आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले 10 दिन से सरकारी अस्पताल में धरना दे रहे हैं, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृहमंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया है। जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही। टीकरी बॉर्डर पर कसार गांव के युवक के जलाने के बाद मामले को लेकर समाज के लोगों ने एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान देवराज ने बताया कि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही लोगों ने मांग की है कि परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। गौरतलब है कि बुधवार को कसार गांव के रहने वाले एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए विरोध को देखते हुए जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दूसरी ओर मेयर मदन चौहान को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे मेयर मदन चौहान को वापस लौटना पड़ा। इधर यमुनानगर में मंडेवर रोड पर स्थित केमिकल की एक अवैध फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने मौके पर भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सील किया। इसके साथ ही 2 फैक्ट्री संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम फ्लाइंग अधिकारियों ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मंडेवर रोड पर एक अवैध फैक्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केमिकल बनाया जा रहा है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं। जिसके बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर यहां पर छापेमारी की गई और यहां से भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद भी हुआ, जिससे कि लोग कई तरह के प्रोडक्ट तैयार करते थे। उन्होंने बताया कि यहां पर यह अवैध काम करीब 3 साल से चल रहा था। करनाल में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में लगातार भूजल स्तर नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके चलते अब यह स्तर 20 मीटर से भी नीचे जा चुका है। प्रशासन ने इस पर अब चिंता जतानी शुरू कर दी।
हालात ये हो चले कि स्थिति डार्क जोन की तरफ जा रही है। पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है पानी का मीठा होना, जिसकी वजह से लोग लगातार इस पानी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र और इंडस्ट्री क्षेत्र में कर रहे हैं। करनाल के आसपास के इलाकों में धान की फसल काफी ज्यादा होती है और धान की फसल के लिए पानी की लागत ज्यादा लगती है, जिसके चलते पानी का स्तर कम होता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार ने इसके लिए कई कड़े कदम भी उठाए हैं। प्रदेश में पिछले 8 साल से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे करीब 4500 कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी हुए आदेशों के मुताबिक अब कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर्स को पहले 15,000 और लैब सहायकों को 9,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जा रहा था, जो अब 18,000 और 12,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। रादौर में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के उस फैसले का विरोध किया जिसमें फ्री किताबों की जगह पैसे बच्चों के खातों में डालने का ऐलान किया गया था। अध्यापक संघ का कहना है कि पहले तो बच्चों के खाते खुलवाने ही बड़ी चुनौती है और अगर खाते खुल भी जाते हैं तो उन खातों में राशि आधी आती है। इतना ही नहीं, उस राशि का परिवार निजी खर्च में इस्तेमाल कर देते हैं। अध्यापक संघ का कहना है कि किताबें बच्चों के लिए पहली बुनियादी जरूरत है जो स्कूल खुलते ही बच्चों को चाहिए। संघ ने कहा कि महामारी के समय में पहले ही बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, ऊपर से किताबें न देकर शिक्षा विभाग और आधुनिक से अधिक नुकसान कर रही है और इस सार्वजनिक शिक्षा से पल्ला यहां झाड़ा जा रहा है। शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ अध्यापक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर फैसले को वापस लेने संबंधी एक ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा है। करनाल में काछवा पुल के पास नहर से पुलिस ने एक शव बरामद किया। छानबीन के दौरान मृतक की पहचान राजकुमार निवासी नगला गांव के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि पति पत्नी में कई दिनों से अनबन चल रही थी, जिससे परेशान होकर राजकुमार घर से भाग गया। उनका कहना है कि पुलिस को राजकुमार के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। वही मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक ने खुदकुशी की है। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। कनीना में नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने गुरुवार सुबह दुकानें खोलने पर दुकानदारों के चालान काटे। नगरपालिका और पुलिस की टीम सुबह 8:30 बजे बाजार में पहुंची और फलों की रेडी लगाने वालों समेत 5 दुकानदारों के 500 रुपए के चालान काटे। चालान की कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि जब 7 बजे दुकान खोलने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं तो फिर 8:30 बजे चालान क्यों किए गए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फिट रखने के उद्देश्य से बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए खर्च कर प्रदेश भर की तरह रादौर उपमंडल में भी कई गांव में व्यायामशालाओं का निर्माण कराया था, ताकि लोग सुबह शाम यहां पर योग और व्यायाम कर फिट रह सके। लेकिन इन व्यायामशालाओं की उचित देखभाल नहीं होने से कई व्यायामशालाओं की हालत दयनीय हो चली है। इन व्यायामशालाओं में कोई भी प्रशिक्षण नियुक्त नहीं किए जाने के कारण भी लोग यहां नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई व्यायामशालाएं कई गांव में सफेद हाथी साबित हो रही है। लोगों ने इनके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस बारे में विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर भार नरवाल से बातचीत में उन्होंने बताया कि रादौर ब्लॉक में 8 व्यायामशालाएं बनाई गई है और 4 का निर्माणाधीन है, जिनका 30 जून तक निर्माण करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जल्द ही साफ सफाई का भी आश्वासन दिया। रतिया में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने दूध की डेयरियों पर छापेमारी की, जहां से टीम ने दूध, दही और घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए, जिसमें डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। पंचकुला सेक्टर 17 के एक मकान से कीमती गहने चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मकान में रिनोवेशन का काम चल रहा था, इसी दौरान चोरी की वारदात हुई। घटना से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आ रहा है, जिसमें महिलाओं को सामान लेकर जाते हुए देखा जा सकता है।
मकान मालिक का कहना है कि चोर ने घर पर रखे सोने के गहनों और कपड़ों पर हाथ साफ किया। बहरहाल पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। पंचकुला पुलिस ने युवक की हत्या की कोशिश करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पहले कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में राज्य नारकोटिक्स विभाग को करनाल में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 185 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस के शिकंजी में आया शख्स पंजाब के पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हेरोइन सप्लाई करता है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागरों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कुरुक्षेत्र से लाई गई नशे की खेप को अलग अलग जगहों पर बेचने की फिराक में था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया। इसके अलावा नशे के कारोबार में साथ देने वाले इसके एक साथी की तलाश की जा रही है। गुरुवार रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तोशाम ब्रांच में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में आज से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। इस खिताबी मुकाबले पर बारिश का साया है। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होना था, लेकिन अभी साउथहैम्पटन में बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण पहले दिन का पहला सेशन नहीं हो पाया। करीब 2 साल के लंबे सफर के बाद विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया और केन विलियमसन की कप्तानी में न्यूजीलैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने तगड़ा दांव चलते हुए मैच से एक दिन पहले ही प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। वहीं कीवी टीम ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। हालांकि टीम इंडिया को फाइनल मैच से पहले यहां प्रैक्टिस मैच का भी अवसर नहीं मिला। यही वजह है कि टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में अपने सभी अनुभवी खिलाड़ियों को ही मौका दिया है। आपको बता दें कि टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 59 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 21 जीते और उसे 12 मुकाबलों में हार का सामना किया। फिलहाल सुपरफास्ट 100 में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।